हेलो बीएससी के कमांडोज, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे और आपको जो हमारे जो लेक्चर्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने तने के लाक्षणिक जो लक्षण होते हैं, जो सामान्य कैरेक्टर्स होते हैं तने के, उनकी स्टडी कर ली थी। इसके साथ ही हमने ये भी समझ लिया था कि पर्रोतंत्र और तने में क्या डिफरेंट है। हमने जान लिया था कि जो पर्रोतंत्र होता है उसके अंतर्गत तना, पुष्प, पर्ण, फल, बीज सभी प्रकार के वायवीय भाग आ जाते हैं। तना पर्रोतंत्र का ही एक पर्टिकुलर भाग होता है, सबसे पहले विकसित होने वाला प्रमुख भाग होता है, यानी कि पर्रोतंत्र का सबसे पहले विकसित होने वाला भाग तना होता है। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं तने की आंतरिक संरचना। जिस प्रकार से हमने जड़ की आंतरिक संरचना देखी थी, उसी प्रकार से तने की आंतरिक संरचना हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जो तना लिया है वो द्विबीजपत्री तना है। डाइकोट जो स्टेम होती है उसका काटा है, टीएस काट के हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर जो कि डाइकोट पादप होता है, डाइकोट फ्लोरिंग प्लांट होता है, सूर्यमुखी का प्लांट, सनफ्लावर का प्लांट, तो उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके तने की टीएस काट की स्टडी करने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। तो कमांडोस तैयार हो जाइए। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, तो कमांडोस तैयार हो जाइए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, तने की आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना या जो पर्ण की आंतरिक संरचना है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम तुलना भी कर सकते हैं और तुलनात्मक दृष्टि से हम तुलना भी करेंगे कि भाई मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में क्या डिफरेंट है। इसी प्रकार से डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंट है। इसी प्रकार से पत्तियों के अंदर भी मोनोकोट और डाइकोट पत्ती जो होती है उनमें क्या क्या डिफरेंट पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं उसके तने का क्या लिया जाता है यहाँ पर टीएस के बारे में मैंने बता दिया था। अनुप्रस्थ काट ली जाती है तने की। अगर मैं मान लूं कि ये तना है तो इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक है ना, तो तने की अनुप्रस्थ काट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये तना है, जैसे हमने जड़ को माना था, तो इसको यहाँ से काट देंगे, इसकी पतली स्लाइस ले लेंगे तो मुझे ये गोलाकार भाग दिखाई देगा। तो इसकी माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाएगी तो ये इस तरह से गोलाकार भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो हम अपन ये जो आरेखी डायग्राम है इसके माध्यम से, और जो ये कोशिकीय है यानी कि सेल्यूलर डायग्राम है उसके माध्यम से हम तने की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तने की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें 6 प्रमुख भाग होते हैं। कमांडोज कितने भाग होते हैं? 6 प्रमुख भाग होते हैं। एक एक भाग को अपन देखेंगे और यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो दिमाग को अपने ओपन रखो समझने के लिए, कानों को ओपन रखो सुनने के लिए, और आंखों को ओपन रखो देखने के लिए। ठीक है, तभी जो लर्निंग है वो सक्सेस हो पाएगी, सीखना सक्सेस हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो 6 प्रमुख भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, क्या आता है? बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा, वहां पर भी बाह्य त्वचा थी मूल में भी, लेकिन उसको एपिब्लेमा यानी कि क्या कह रहे थे? मूलीय त्वचा। तो यहाँ पर तो एपिडर्मिस ही कहा जाता है। ठीक है ना, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। और वहां पर क्या कहा जाता है? पीलीफेरस लेयर भी कहते हैं और साथ के साथ ही एपिब्लेमा यानी कि मूलीय त्वचा कहते थे। तो बाह्य जो परत होती है बाह्य त्वचा, ठीक है ना, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भाग होता है वल्कुट का। वल्कुट यानी कि कोर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है ना, तो वल्कुट कोर्टेक्स वाला पार्ट, और वहां पर भी कोर्टेक्स वाला पार्ट था। इसके साथ ही बात करते हैं अंतस्त्वचा की। अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस वाला पार्ट भी यहाँ पर भी पाया जाएगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के साथ ही बात कर लेते हैं परिरंभ की। ठीक है, परिरंभ। ठीक है, पेरीसाइकिल वहां पर भी थी, तो पेरीसाइकिल। ठीक है ना, इसके बाद बात करेंगे संवहन
संवहन क्षेत्र की यानी कि संवहनी क्षेत्र की, ठीक है, संवहनी क्षेत्र की यानी कि कौन सा क्षेत्र, वेस्क्यूलर जोन, ठीक है, वहां पर ही बात करी थी वेस्क्यूलर जोन। और एक पर्टिकुलर और टॉपिक पढ़ लेंगे, ये एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाता है, ये चीजें तो अपन ने वहां पर भी पढ़ी थी मूल की, जब आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे वहां पर भी। तो यहाँ पर पित्त की अपन बात करेंगे मज्जा की, क्योंकि वहां पर मज्जा या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, मज्जा का यानी कि पित्त का, तो इसलिए अपन ने एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डाला था। लेकिन यहाँ पर मज्जा सुविकसित होती है, तो ये छठा पॉइंट हो जाएगा अपना मज्जा। अब एक एक की अपन स्टडी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाह्य त्वचा, यानी कि सबसे बाहर की तरफ। जब अपन टीएस काटते हैं, तने की टीएस की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो सबसे बाहर की तरफ पाए जाने वाली सुरक्षात्मक जो परत होती है, सबसे बाहर की तरफ पाए जाने वाली जो सुरक्षात्मक परत होती है, इसी को कहा जाता है कमांडोज एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, यानी कि बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है, ये कहा जाता है एपिडर्मिस इसको, ठीक है ना। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, ये यहाँ पर देखो ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत होती है। क्या होती है, एक स्तरीय परत होती है, जो कि कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, बैरल शेप कोशिकाओं से। तो ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत होती है। क्या होती है, एक स्तरीय परत, सिंगल लेयर है ना। तो यहाँ पर ये ढोलकाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, और केवल एक लेयर है, केवल सिंगल लेयर है, ठीक है ना। तो ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय क्या होती है, कमांडोज परत होती है, ठीक है ना। कानों से सुनो, आंखों से देखो और दिमाग से समझो, अंडरस्टूड कीजिए, काम की चीजें हैं यहाँ पर। ढोलकाकार कोशिका और एक स्तरीय परत होती है। अब यहाँ पर देख लेना, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। अब देखो, आप कंपैरिजन करो, जड़ों में रंध्र नहीं पाए जाते थे, यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, रंध्र, और इन रंध्रों को कहते हैं वात रंध्र, याद रख लेना। तो यहाँ पर जो रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर रंध्र उपस्थित होते हैं, वहां पर अनुपस्थित थे, और जो रंध्र पाए जाते हैं, वो जो तने के अंदर जो रंध्र होते हैं वो कहलाते हैं वात रंध्र, यानी कि लेंटिकल। क्या कहलाते हैं, लेंटिकल, याद रख लेना, लेंटिकल, जिनका निर्माण लेंटिसेल नामक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो द्वार कोशिका, जैसे कि पत्तियों में द्वार कोशिकाएं थी, गार्ड सेल थी, वो नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पर लेंटिसेल के द्वारा किसका निर्माण होता है, लेंटिकल्स का, यानी कि वात रंध्रों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों को क्या कहते हैं, वात रंध्र, यानी कि लेंटिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, लेंटिकल कहाँ पर उपस्थित है, लेंटिकल कहां पर उपस्थित है, लेंटिकल है बाह्य त्वचा पर उपस्थित, एपिडर्मिस पर उपस्थित है। इसके साथ ही एपिडर्मिस में ही अगर अपन बात करें तो बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जबकि अगर अपन बात करें जड़ की, अपन तुलना भी करते चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है, अच्छे से आप क्या कर पाओ, लर्न कर पाओ। तो बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जबकि वहां पर एक कोशिकीय रोम थे, जिनको अपन क्या कह रहे थे, एपिबिलम पर एक कोशिकीय रोम थे, क्या कह रहे थे, मूल रोम। यहाँ पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इन जनरल कंडीशन, है ना, अधिकांश तने के अंदर, अधिकांश तनों के अंदर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय रोम। और इन रोमों को क्या कहते हैं, इन रोमों को नाम दिया जाता है, इन रोमों को ट्राइकोम नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइकोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। त्वचा रोम हिंदी में कहते हैं त्वचा रोम, ठीक है ना। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ट्राइकोम के नाम से। अब ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, कुछ कंडीशन में ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। अब जो बहुकोशिकीय रोम होते हैं, पहले ही बता दिया था लक्षणों के अंदर, बहुकोशिकीय जो रोम होते हैं ना, कमांडोज बहुकोशिकीय रोम होते हैं, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है शाखीय प्रकार का, ठीक है ना, यानी कि शाखित हो जाएंगे, शाखीय यानी कि शाखा में, और एक होता है अशाखित प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं क्या कर जाती है, परवर्ध के रूप में वृद्धि कर जाती है, बहुकोशिकीय रोम का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कमांडोज, ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर तो क्या है, अशाखित यानी कि नॉन ब्रांच दिख रहे होंगे, अशाखित प्रकार के, लेकिन ये शाखित प्रकार
प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ये शाखा भी बना सकते हैं और ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो शाखा के रूप में किसके ऊपर पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर, यानी कि बाह्य त्वचा, ठीक है ना। बाह्य त्वचा जो होती है उसके ऊपर त्वचा रोम के रूप में, तो ये शाखित टाइप को हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शाखित प्रकार का ट्राइकोम। और वहां पर कौन सा ट्राइकोम है? ये अशाखित प्रकार का ट्राइकोम है जो कि बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है जनरल कंडीशन में, लेकिन कुछ में एक कोशिकीय भी हो सकता है। तो ये अपन ने बाह्य त्वचा की अपन बात कर रहे हैं। एक और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्यूटीन का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव पाया जाता है? क्यूटीन का जमाव। कहाँ पर पाया जाता है? जो तने की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस कोशिकाओं की बाह्य सतह पर किसका जमाव पाया जाता है? क्यूटीन का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव पाया जाता है? क्यूटीन का। और ये कमांडो जो क्यूटीन होती है ना, ये देखो ये बाह्य सतह पर जमी हुई होती है। किसकी बाह्य सतह पर? एपिडर्मिस जो कोशिकाएं होती है ना, उनकी जो बाह्य सतह है उस पर जमाव हो जाता है। किसका? क्यूटीन का। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है क्यूटीन का। इस प्रकार से क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। अब जब क्यूटीन का इस प्रकार से जमाव हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा परत बनेगी कि नहीं बनेगी? एपिडर्मिस के बाहर एक एक्स्ट्रा परत बनी कि नहीं बनी क्यूटीन की? इस परत को कहते हैं कमांडोज क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल, ठीक है। कमांडोज क्या कहते हैं? क्यूटिकल की परत कहते हैं, ठीक है ना। जो क्यूटीन जो होता है ना, ये पदार्थ जो होता है ये वेक्सी पदार्थ होता है, वसीय पदार्थ होता है। वेक्स का मतलब होता है क्या होता है? मोम जैसे पदार्थ। तो वेक्सी या मोम जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो ये जमे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्यूटीन का जमाव हो जाने की वजह से, तो यहाँ पर ये क्यूटीन का जमाव होने की वजह से एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल, ठीक है ना। क्यूटिकल की लेयर बन जाती है। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अगर कहना चाहे क्यूटिकल उपत्वचा, ठीक है ना। किसकी लेयर बन जाती है? क्यूटिकल की, जिसे कहते हैं अपन उपत्वचा, बाह्य त्वचा के ऊपर, तो उपत्वचा कह देंगे, ठीक है ना। क्यूटिकल, ये याद रखना, क्यूटिकल की परत पाई जाती है किसके अंदर? तने के अंदर। जबकि जड़ के अंदर क्यूटिकल की परत नहीं होती, रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रोम पाए जाते हैं जिनको अपन मूल रोम कह रहे हैं। और यहाँ पर भी रोम पाए जा रहे हैं, लेकिन इनको ट्राइकोम कहते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अपन ने बात कर ली थी बाह्य त्वचा की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, अगर एक और बात कर लूँ कि बाह्य त्वचा में क्या है, तो बाह्य त्वचा में एक और कंडीशन है, आईसीएस अनुपस्थित होती है इसके अंदर। आईसीएस, इसकी पहले ही बात कर ली थी अपन ने। तो यहाँ पर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, क्योंकि ढोलकाकार कोशिकाएं और आपस में क्या है? सटी हुई है, पास है, तो बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं है। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतरा कोशिकीय अवकाश यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। ये अपन ने बात कर ली बाह्य त्वचा की। अब अपन बात करेंगे कोर्टेक्स रीजन की। किसकी बात करेंगे? दूसरे नंबर का पॉइंट है अपना कोर्टेक्स, ठीक है। क्या है? कोर्टेक्स। दूसरे नंबर का वल्कुट, ठीक है। वल्कुट की बात कर लेते हैं, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कोर्टेक्स की। इसमें क्या होता है? कोर्टेक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोर्टेक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि कोर्टेक्स दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो कोर्टेक्स होते हैं उसके कितने भाग होते हैं कमांडोज? दो भाग होते हैं। एक तो होता है अधस्त्वचा, ठीक है ना, अधस्त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। और एक पार्ट होता है, ये तो हो गया पहला भाग, ये दूसरा भाग किसका? कोर्टेक्स का। एक होता है सामान्य वल्कुट, जिसे अपन कह सकते हैं जनरल कोर्टेक्स, ठीक है ना, सामान्य वल्कुट। तो दो भाग होते हैं, एक तो होता है अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस और एक होता है सामान्य वल्कुट यानी कि जनरल कोर्टेक्स, ठीक है कमांडोज। तो ये जनरल कोर्टेक्स। अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो कोर्टेक्स रीजन है, जैसे कि मूल में था, जड़ों में था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो मूल की आंतरिक संरचना पढ़ी या अपन ने मूल की आंतरिक संरचना पढ़ो या तने की आंतरिक संरचना पढ़ो, कोर्टेक्स एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो ये कोर्टेक्स वाला जो रीजन है वो दो भागों में बटा हुआ है कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है ये कोर्टेक्स रीजन ही है। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। तो ये ऊपरी जो रीजन है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तो कहलाता है हाइपोडर्मिस, लिख लेते हैं अपन हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये जो रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कहलाता है जनरल कोर्टेक्स, जनरल
कोर्टेक्स, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, हाइपोडर्मिस और जनरल कोर्टेक्स। इसी को तो कह रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं, कमांडोज कोर्टेक्स वाला रीजन। तो यहाँ पर कोशिकाओं में डिफरेंट है, कोशिकाओं की प्रकृति में डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस जो रीजन होता है वो जस्ट कहाँ पर है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला रीजन होता है, जो कि कितनी परतों से, 3 से लेकर के 4 स्तरीय परत होती है इसकी। जबकि अपन ने पढ़ा के एपिडर्मिस जो होता है वो तो एक स्तरीय है, तो 3 से 4 स्तरीय परत होती है इसकी, किसकी, अधस्थ त्वचा की हाइपोडर्मिस की। और जो इसके जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है इन पे जमाव होता है पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का। और जब पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का इन वल्कुट की इन कोशिकाओं में जब जमाव हो जाएगा या हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में जमाव हो जाएगा, तो ये जो कोशिकाएं कहलाएंगी, ये कहलाती है स्थूल कोणोतक। क्या कहलाती है, स्थूल कोणोतक। क्योंकि स्थूल कोणोतक के अंदर किसका जमाव होता है, कमांडोज किसका जमाव होता है, मैं लिख देता हूं, स्थूल कोणोतक। इस स्थूल कोणोतक की जो कोशिकाएं होती है, यानी कि स्थूल जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर सदैव किसका जमाव होता है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का। क्या जमाव होता है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का जमाव हो जाता है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी ना। हेमीसेल्यूलोज का क्या होता है, यहाँ पर जमा हो जाता है कोशिका भित्ति के ऊपर, स्थूलन हो जाता है। तो इनकी कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है ना, पतली नहीं रहेगी, मोटी सेल वॉल, ठीक है ना, मोटी सेल वॉल पाई जाएगी। अब जब इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाएगी तो इनमें आईसीएस उपस्थित होंगे, क्योंकि वहां पर पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का जमाव हो गया इन कोशिकाओं के बीच बीच में। तो वहां पर आईसीएस क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित, यानी कि अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाएंगे। तो आईसीएस क्या हो जाता है, अनुपस्थित। और ये कोशिकाएं क्या हो जाएगी, 3 से 4 स्तरीय जो कोशिकाएं ये कठोर हो जाएंगी ना। तो ये जो स्तर है ये क्या होता है, कठोर होता है। और तने को भी क्या प्रदान करता है, कठोरता। तो ये हो जाएगा कठोर स्तर होता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का जमाव है। तो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला, तने को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला स्तर भी कह सकते हैं। और एक बात और, जैसे कि अपन सूर्यमुखी की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो तना होता है वो तो कोमल और हरा होता है ना। तो इसी भाग में, इसी हाइपोडर्मिस वाले भाग में यहाँ पर हरित लवक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कमांडोज, हरित लवक। यानी कि हाइपोडर्मिस वाले भाग में क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से इस तने में, सूर्यमुखी के तने में क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो ये हाइपोडर्मिस की 3 से 4 स्तरीय लेयर है। इसका जो कोशिका है इन पे पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का जमाव हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर आईसीएस अनुपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण करती है। मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं, इसीलिए कोर्टेक्स को 2 भागों में बांट दिया अपन ने। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये अपन ने बात कर ली हाइपोडर्मिस की। अब याद करो, हाइपोडर्मिस तो जड़ों में भी था, ठीक है ना, लेकिन वहां पर स्थायी रूप से नहीं था। जो पुरानी जो जड़ें होती है उनके अंदर हाइपोडर्मिस बन जाता है। अपन को याद है कि एपिबिलेमा जो होती है ना, वहां पर पुरानी जड़ों की एपिबिलेमा वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं उसका स्थान लेती है एपिबिलेमा का, और क्या बनाती है, 2 से 3 स्तरीय क्या बनाती है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो याद आ गया होगा आपको। अब हाइपोडर्मिस की अपन ने बात कर ली, अब अपन किसकी बात करेंगे, जनरल कोर्टेक्स की, ठीक है ना। तो जो जनरल कोर्टेक्स है, दूसरा भाग है ना वल्कुट का, क्या है, जनरल कोर्टेक्स, ठीक है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जनरल कोर्टेक्स की अपन बात करें, जो सामान्य जो वल्कुट है उसकी बात करें, तो यहाँ पर इसकी कोशिकाएं मर्दूत की होती है, जबकि हाइपोडर्मिस की क्या थी, स्थूल कोणोतक वाली थी, स्थूल कोशिकाएं थी, वहां पर जमाव था पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जमाव नहीं होता है। तो ये मर्दूत की कोशिकाएं होती है, क्या होती है, जनरल कोर्टेक्स की कोशिकाएं मर्दूत की कोशिकाएं होती है। मर्दूत की कोशिकाओं के साथ साथ अपन जानते हैं कि मर्दूत की है तो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। क्या है कमांडोज, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं। तो पतली भित्ति कोशिकाएं हैं। और अगर इसके शेप की बात करें तो गोलाकार या अंडाकार शेप की होती है, गोलाकार या अंडाकार शेप की होती है। अब जब गोलाकार और अंडाकार होगी तो बीच में सदैव 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 निश्चित तौर पे ऑफिशियली यहाँ पर आईसीएस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर आईसीएस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दिखाई दे रही होगी गोलाकार या अंडाकार क्षेत्र है जनरल कोर्टेक्स का, क्या है, मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित क्षेत्र है। कौन सी कोशिकाएं, पेरेनकाइमेटस सेल, जबकि स्थूल कोणोतक को क्या कहते हैं, कोलेनकाइमेटस सेल, या स्थूल कोणोतक के अंदर क्या पाई जाती है, कोलेनकाइमेटस सेल। तो ये मर्दूतकी यानी कि पेरेनकाइमेटस सेल यहाँ पर उपस्थित होती है, मर्दूत की कोशिकाएं, ठीक है ना, ठीक है। पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जनरल कोर्टेक्स, ठीक है। आईसीएस भी उपस्थित होती है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है।
और यहाँ पर भी खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है। कौन से पदार्थ? खाद्य पदार्थ यहाँ पर भी क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है, क्योंकि हाइपोडर्मिस से क्या बन रहा है? हाइपोडर्मिस से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है ना, तो फूड नीचे की तरफ आएगा और किस में इकट्ठा होगा? जनरल कोर्टेक्स की कोशिकाओं के अंदर। तो किया जाता है किसका? खाद्य पदार्थों का संग्रह। अब अगर बात करें तो जनरल कोर्टेक्स के बीच में यहाँ पर रेजिन डक्ट या श्लेष्मी नलिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेजिन नलिका या श्लेष्मी नलिका। रेजिन नामक पदार्थ भरा होता है इन नलिकाओं में, ठीक है ना। श्लेष्मी नलिका पाई जाती है जिसके अंदर श्लेष्मा के समान, म्यूसिलस के समान क्या पाया जाता है? रेजिन पदार्थ भरा होता है, और ये पूरा का पूरा तने की संपूर्ण लंबाई में फैला हुआ रहता है। कौन सी नलिका? रेजिन जो नलिका होती है, क्योंकि ये अपन यूं देख रहे हैं ना, तो ये पूरी की पूरी अंदर तक है, यानी कि जैसे कि अपन ने यहाँ पर ये काटा तने का, और ये रेजिन नलिका यहाँ पर है, तो ये जो रेजिन नलिका है ना, ये पूरी की पूरी संपूर्ण लंबाई में अंदर तक है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्योंकि अपन ने काट के देखा तो अपन को केवल ये मुंह वाला भाग, यानी कि इसका द्वार वाला भाग ही दिख रहा है रेजिन नलिका का, लेकिन वो पूरी गहराई तक, यानी कि तने की जो लंबाई है उसी तने की लंबाई में, संपूर्ण लंबाई में फैली हुई रहती है। कौन सी नलिका? रेजिन नलिका। क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? रेजिन नामक पदार्थ। तो यहां पर क्या हो जाएगी? ये रेजिन नलिका, ठीक है, रेजिन ट्यूब, ठीक है। तो ये रेजिन ट्यूब पाई जाती है, ठीक है। तो ये रेजिन ट्यूब अपन ने बना दी। ये हो गई अपन की जनरल कोर्टेक्स की बात। अब इसके बाद अपन तीसरा टॉपिक अपना आएगा जो है एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस को पढ़ने वाले हैं, तो अपन बात करते हैं तने की आंतरिक संरचना के तीसरे भाग की, जिसका नाम है अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा ही कहा था ना, अंतस्थ त्वचा, जो कि मूल में ही पाई जाती है, याद है ना। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस वाले भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एंडोडर्मिस पाया जाता है। अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो होता क्या है? जनरल कोर्टेक्स का अंतिम स्तर होता है ये। वहाँ पर भी ऐसे ही बताया था मैंने कि जो जनरल कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है उसका जो लेयर होता है ना, लास्ट लेयर होता है, लेकिन ये कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार ना होकर के ढोलकाकार हो जाती है, ठीक है ना। तो अंतिम भाग या अंतिम स्तर होता है किसका? जनरल कोर्टेक्स का, ठीक है ना। तो जनरल कोर्टेक्स का, ऐसे लिख देता हूं मैं, जनरल कोर्टेक्स का अंतिम स्तर होता है ये। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं क्या हो जाती है? ढोलकाकार या बैरल शेप हो जाती है, ढोलकाकार हो जाती है। अब जब ढोलकाकार कोशिकाएं हो जाएंगी तो बिल्कुल पास सटी हुई रहती है। जब बिल्कुल पास सटी हुई रहेगी तो यहाँ पर आईसीएस अनुपस्थित होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर आईसीएस नहीं पाई जाती है एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिख रही है ये क्या है? ये क्या है कमांडोज? एंडोडर्मिस है। अंतस्थ त्वचा है एंडोडर्मिस, ठीक है ना। तो एंडोडर्मिस की लेयर यहाँ पर पाई जाती है, जो कि जनरल कोर्टेक्स का ही क्या है? अंतिम स्तर है, जो वहां पर जो कोशिकाएं हैं वो ढोलकाकार हो गई है। एक और बात कर लेते हैं, जो तने की एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती है, इनके अंदर स्टार्च कणों का जमाव पाया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टार्च कण भरे पड़े रहते हैं इन कोशिकाओं के अंदर। कौन सी कोशिकाओं के अंदर कमांडोज? एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर स्टार्च कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं? सेल्स में, ऐसे लिख देते हैं ना, कोशिकाओं में स्टार्च कणों की अधिकता या स्टार्च कणों का संग्रह, ऐसे लिख देते हैं, स्टार्च कणों का संग्रह पाया जाता है। यहाँ पर एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर स्टार्च कण भरे हुए रहते हैं। इसी कारण से एंडोडर्मिस को, इस लेयर को एक और नाम से जाना जाता है, मंड आच्छद या स्टार्च शीथ। मंड आच्छद या स्टार्च शीथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च कणों का संग्रह है, इस कारण से इसको नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टार्च शीत, या फिर क्या कह सकते हैं? मंड आच्छद। अगर हिंदी में बोले तो मंड आच्छद कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ या मंड आच्छद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च कण भरे होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली एंडोडर्मिस की। एक स्तरीय परत होती है, जनरल कोर्टेक्स का अंतिम स्तर होता है, ढोलकाकार होती है, आईसीएस नहीं पाई जाती, कोशिकाओं में स्टार्च कणों का संग्रह। इसी कारण से एंडोडर्मिस जो लेयर है वो क्या कहलाती है? स्टार्च शीथ कहलाती
कहलाती है, ठीक है ना, मंड आच्छद भी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ की, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है पेरिसाइकिल, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। पेरिसाइकिल देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो परतें बनी हुई है, जो स्तर पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? परिरंभ। तो ठीक एंडोडर्मिस के ठीक नीचे का स्तर, तो ठीक है ना, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाला स्तर, क्योंकि अपन जब भी टीएस की स्टडी करते हैं परिधि से केंद्र की ओर करते हुए आ रहे हैं, अभी यहीं से तो पढ़ते हुआ आ रहा है, अंदर की तरफ चल रहे हैं ना, तो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? पेरिसाइकिल कहलाता है, ठीक है ना। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे स्थित क्षेत्र पेरिसाइकिल कहलाता है। अब जो परिरंभ होता है, जैसे कोर्टेक्स विषमांगी प्रवर्तिका था, प्रकृति थी उसकी विषमांगी, यानी कि दो तरह की कोशिकाएं थी। इसी प्रकार से जो तना होता है उसकी पेरिसाइकिल भी विषमांगी प्रकृति की होती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा कि दो प्रकार की क्या पाई जाएगी? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पर जो कोर्टेक्स वाला रीजन था उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं नहीं थी, यहाँ पर तो स्थूल कोणोतक था, और यहाँ पर क्या था? पेरेनकाइमेटस था, यानी कि मर्दूतक था। उधर स्थूल कोणोतक यानी कोलेनकाइमा था, यहाँ पर क्या था? पेरेनकाइमा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं थी कोर्टेक्स के अंदर। तो विषमांगी प्रकृति का जैसे कोर्टेक्स था तने का, ठीक है ना, लेकिन जड़ों में विषमांगी प्रकृति का कोर्टेक्स नहीं होता। इसी प्रकार से पेरिसाइकिल भी जड़ों में विषमांगी नहीं होती, दो अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि वो मर्दूतकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार का क्षेत्र होता है, दो प्रकार की कोशिका होती है। तो विषमांगी प्रकृति का होता है परिरंभ। अब यहाँ पर क्या होता है? दो कंडीशन है, विषमांगी प्रकृति दो कंडीशन है। यहाँ पर होता क्या है कि जो फ्लोएम के सामने की जो कोशिकाएं हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, सबवेंपुल है, उनके जस्ट सामने वाली जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, इसके जस्ट सामने की कोशिकाएं ये वाली पेरिसाइकिल की ये वाली जो कोशिकाएं होंगी वो तो क्या होंगी? दृढ़ोत की होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ सबवेंपुल के सामने जो स्थित कोशिकाएं हैं वो तो होती है कौन सी? दृढ़ोत की टाइप की, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ोत की कोशिकाएं होती है। यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं पेरिसाइकिल की वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि दृढ़ोत की प्रकार की। और स्क्लेरेनकाइमेटस कैसे होती है? जब लिग्निन का जमा हो जाता है, जब कोशिका की बाह्य भित्ति पर लिग्निन का जमा हो जाता है, तो वहां पर लिग्निन का जमा हो जाने से ऐसी कोशिकाएं मृत हो जाती है, और मृत होकर के दृढ़ हो जाती है, दृढ़ोत की कोशिकाएं कहलाती है। तो सबवेंपुल के जस्ट सामने वाली जो परिरंभ की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? दृढ़ोत की टाइप की। तो ये पेरिसाइकिल वाला ही रीजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? पेरिसाइकिल का रीजन है, पेरिसाइकिल, ठीक है ना, परिरंभ का रीजन है। और ये जो कोशिकाएं हैं जो कि सबवेंपुल के सामने की तरफ स्थित है, दृढ़ोत की कोशिकाएं कहलाती है। और सबवेंपुल के साइड में जो कोशिकाएं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये यहां से यहां तक की कोशिकाएं, तो क्या होगी? इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की परिरंभ की कोशिकाएं दृढ़ोत की, लेकिन यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होगी? मर्दूत की टाइप की, है ना, क्या होंगी? मर्दूत की टाइप की, ठीक है। ये कहाँ पर है? दो सबवेंपुलों के बीच की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं सबवेंपुल के बीच में, ठीक है ना, दो सबवेंपुलों के मध्य में, ऐसे लिख दो, दो सबवेंपुलों के मध्य। तो दो सबवेंपुलों के मध्य तो कौन सी होगी? मर्दूतक, ठीक है ना, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, ठीक है ना। तो दो सबवेंपुलों के मध्य तो मर्दूतक कोशिकाएं होती है, जबकि सबवेंपुल के जस्ट सामने तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी पेरिसाइकिल की वो दृढ़ोत की होंगी। तो यहाँ पर ये दृढ़ोत की कोशिकाओं का ग्रुप है, ये देखो 2 से 3 स्तर वाला, ठीक है ना। तो ये विषमांगी प्रकृति होती है। और यहाँ पर जो पेरिसाइकिल होता है वो 2 से 3 स्तरीय होता है। क्या होता है? याद रखना, 2 से 3 स्तरीय परत होती है। 2 तरह की कोशिकाएं होती है, सबवेंपुल के सामने दृढ़ोत की वाली, और सबवेंपुलों के जो बीच वाला क्षेत्र है वहां पर मर्दूत की। तो ये अपन ने पढ़ लिया पेरिसाइकिल, ठीक है ना, ये पेरिसाइकिल वाला रीजन था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन पेरिसाइकिल के बाद कौन सा रीजन आएगा, कौन सा जोन आएगा? संवहनी क्षेत्र आ जाएगा। तो संवहनी क्षेत्र में पढ़ेंगे 5वां संवहनी क्षेत्र, 5वां भाग है इसका संवहनी क्षेत्र, यानी कि वेस्कुलर जोन।
वेस्क्यूलर जोन, ठीक है ना, या रीजन, वेस्क्यूलर जोन या रीजन, पेरीसाइकिल के बाद ये स्टार्ट होता है। तो पेरीसाइकिल के बाद यहाँ पर कौन सा रीजन स्टार्ट होता है? सबवेनी क्षेत्र, वेस्क्यूलर जोन स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर सबवेन पुल पाए जा रहे हैं ना, एक सबवेन पुल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये सबवेन पुल किसमें उपस्थित है? एक चक्र में उपस्थित। तो सबवेन पुल पढ़ेंगे आगे, सबवेन पुल क्या होता है। सबवेन पुल है ना वलय के रूप में व्यवस्थित, ठीक है ना, वलय के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबवेन पुल होते हैं वो वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। देखो एक सबवेन पुल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जबकि वहाँ पर अरीय प्रकार का सबवेन पुल पाया जाता है। कहाँ पर? मूलों की आंतरिक संरचना जब पड़ी थी तो सबवेन पुल क्या होता है? वलय के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ का जो सबवेन पुल होता है ये क्या होता है? संयुक्त प्रकार का होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? क्या होता है कमांडोज? ये संयुक्त प्रकार का। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला, ये तो फ्लोएम है, जो नीचे वाला है वो जाइलम है। तो दोनों एक साथ ही मिले हुए हैं ना। तो ये ऐसा सबवेन पुल क्या कहलाता है? संयुक्त प्रकार का, कंजॉइंट प्रकार का। तो ये संयुक्त सबवेन पुल पाया जाता है। यहाँ पर जब अपन सबवेन पुल पढ़ेंगे ना तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कंजॉइंट प्रकार का, कंजॉइंट प्रकार का क्या पाया जाता है? जॉइंट प्रकार का संयुक्त सबवेन पुल, सबवेन पुल कंजॉइंट प्रकार का। देखो यहाँ पर ये फ्लोएम वाला भाग है और ये जाइलम वाला, दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ पर देखो संयुक्त सबवेन पुल पाया जाता है। और जो जाइलम होता है, मैंने बात करी थी पहले भी, अब बता दो, जाइलम बाह्य आदिदारुक यानी कि एक्सार्च या अंत्य आदिदारुक होगा यहाँ पर। तो मैंने बता दिया था वहाँ पर कि स्टेम का हमेशा क्या होता है? अंत्य आदिदारुक। वहाँ पर बाह्य आदिदारुक था, मूल के अंदर एक्सार्च प्रकार का। अंत्य आदिदारुक याद करने की ट्रिक भी बताई थी एसटीडी से, ठीक है ना। तो ये एंडार्च प्रकार का, ठीक है ना, ट्रिक याद है ना, ट्रिक याद है ना। एसटीडी, एसटी से मतलब स्टेम, डी से मतलब एंडार, डी एंडार्च प्रकार का। तो अंत्य आदिदारुक प्रकार का होता है। अब ये अंत्य आदिदारुक क्या, उसका उल्टा करवा दो। तो ये जैसे कि अगर रंभ क्षेत्र मानो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो विकास होता है ना, अंदर से बाहर की तरफ होता है। किसका? जाइलम का। अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, यानी केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ठीक है ना। जबकि जो जड़ों में है परिधि से केंद्र की ओर, उल्टा था वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा? केंद्र से परिधि की तरफ। जब केंद्र से विकास होना स्टार्ट होगा तो केंद्र की तरफ तो क्या होगा? प्रोटोजाइलम, और परिधि की तरफ क्या होगा? मेटाजाइलम। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो सबवेन पुल है ना, अब ये जाइलम वाला पोर्शन है, ये जाइलम वाला पोर्शन है। तो इस पॉइंट पर तो प्रोटोजाइलम, और जबकि यहाँ पर क्या होगा? मेटाजाइलम होगा, क्योंकि ये विकास कौन सा हो रहा है? एंडार्च प्रकार का, याद है ना। और मैंने ये भी बता दिया था वहां पर बिल्कुल प्रॉपर कि जो प्रोटोजाइलम होता है उस जाइलम की वाहिकाएं सक्रिय होती है क्योंकि अभी बनी है, जबकि मेटाजाइलम की जो वाहिकाएं होती है चौड़ी होती है, विकसित हो चुकी होती है। तो ये जो चौड़ा क्षेत्र होता है इस जाइलम का वो तो मेटाजाइलम कहलाता है। जो जिसका सकरा जो क्षेत्र होता है पतला वाला, यहाँ पर छोटी सक्रिय वाहिका वाली जाइलम पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है प्रोटोजाइलम, याद होगा आपको। तो ये अंत्य आदिदारुक प्रकार का होता है जाइलम, ठीक है। और यहाँ पर जो सबवेन पुल होते हैं, जो ये पुल है ना, ये पुल है, ये सबवेन जो पुल है ये क्या होते हैं? वर्दी प्रकार के होते हैं, यानी कि ओपन टाइप होते हैं। क्या होते हैं? वर्दी प्रकार के या ओपन टाइप। अब वर्दी प्रकार के या अवर्दी प्रकार के दो प्रकार के सबवेन पुल पाए जाते हैं। तो वर्दी प्रकार का सबवेन पुल ऐसा सबवेन पुल जिसके अंदर एदा पाई जाती है, वर्दी प्रकार के सबवेन पुल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी कमांडोज? एदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैम्बियम उपस्थित, यानी कि यहाँ पर एदा या कैम्बियम उपस्थित होती है। तो देखो ये बीच वाला क्षेत्र यानी कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर 2 से 3 स्तरीय क्या पाई जा रही है? कैम्बियम पाई जा रही है, कैम्बियम। और ये मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं। कैम्बियम क्या होती है? देखो मैं बता देता हूँ इसको, ये इस तरह से अपना सबवेन पुल है और यहाँ पर ये बीच में क्या है? ये बीच में ये कैम्बियम है, कैम्बियम। और यहाँ से 2 से 3 स्तरीय क्या पाई जाती है? मर्दूत की कोशिकाओं का स्तर है ये। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? एधा यानी कि कैम्बियम है। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है ये फ्लोएम है, ये क्षेत्र जाइलम है। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या पाई जा रही है? 2 से 3 स्तरीय एधा यानी कि कैम्बियम पाई जा रही है। और इस कैम्बियम का क्या 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 कार्य है? इस कैम्बियम का कार्य जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि सूर्यमुखी जो प्लांट है वो डाइकोट है, और डाइकोट में क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे तने की क्या बढ़ती है? मोटाई। तो यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है ना, तो ये जो एदा है इसकी जो कोशिका है, मर्दूत की कोशिका है, ये क्या हो जाती है? विभाजनशील हो जाती है। और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि सबवेन एदा का निर्माण होता है। और फिर इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। तो यहाँ पर एदा पाई जाती है, इस कारण से वर्दी। अगर एदा अनुपस्थित होती, जैसे कि मोनोकोट होता, तो वहां पर एदा नहीं पाई जाती क्योंकि द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, तो फिर वो अवर्दी या क्लोज प्रकार का सबवेन पुल कहलाता। तो यहाँ पर वर्दी प्रकार का सबवेन पुल पाया जाता है। तो ये आपको
पता लग गया होगा, आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अपन ने ये बात करी संवहनी क्षेत्र की, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जो ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये तो है फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, पोषक पदार्थों या भोजन का आवागमन होता है, संवहन का कार्य होता है। और ये जो बीच में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने जो ये काट बनाई है ना, ये पूरी की पूरी, ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया बनाया है मैंने, ठीक है ना। इसको दिखा रहे हैं अपन, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट यानी कि ये फ्लोएम है, तो ये ग्रीन से बनाया ना फ्लोएम है। बीच में 2 से 3 स्तरीय क्या पाई जा रही है, एदा, यानी कि ये भाग कौन सा है, कैम्बियम, यानी कि जो मर्दूतक कोशिकाओं से बना हुआ है। इसके जस्ट नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है, जाइलम का, किसका पोर्शन है, जाइलम का। और यहाँ पर इस जाइलम का जो नुकीला वाला भाग होगा, ये जो नुकीला वाला जो भाग होगा ना, ये वाला भाग यानी कि नुकीला वाला भाग, ये तो प्रोटोजाइलम कहलाएगा। और यहाँ पर ऊपर का, ठीक है ना, जो फैला हुआ भाग है जिसका क्षेत्र ज्यादा है, ये मेटाजाइलम कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम होगी और जाइलम हो गया। ये तो हो गया फ्लोएम, ये होगी कैम्बियम और ये हो गया जाइलम, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो अपन ने किसकी बात करी, संवहनी क्षेत्र की। संवहन पुल वलय में पाए जाते हैं, संयुक्त प्रकार का संवहन पुल यानी कंजुएंट प्रकार का पाया जाता है। जाइलम जो होगा वो अंत आदिधारक होगा और वर्धी प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, एधा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एधा पाई जाती है। अगर मैं बात करूं आप संवहनी क्षेत्र के बाद पित्त वाले रीजन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपना लास्ट जो टॉपिक है वो है मज्जा वाला। अब यहाँ पर जो मज्जा है ना वो सुविकसित प्रकार की होती है, जबकि जो द्विबीजपत्री जो मूल की संरचना पड़ी थी वहाँ पर या तो मज्जा अनुपस्थित होती है या बिल्कुल बहुत छोटा क्षेत्र होता है। तो ये मज्जा यानी कि पित्त वाला क्षेत्र। अब जो पित्त वाला जो क्षेत्र होता है ना, सुविकसित विस्तृत क्षेत्र होता है, तो बड़ा सारी क्षेत्र होता है, सुविकसित विस्तृत प्रकार का क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। अब इसकी जो कोशिकाएं होती है ये मर्दूतक प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की, मर्दूतक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो मर्दूतक सेल्स पाई जाती हैं। गोलाकार और अंडाकार कोशिकाएं होती है, क्या होती है, गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं। जब ये गोलाकार अंडाकार होगी तो एक बात और पता चलती है कि आईसीएस पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो आईसीएस उपस्थित होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी कि अंतरा कोशिका अवकाश पाए जाते हैं। और मज्जा के अंदर इन कोशिकाओं के अंदर जो मर्दूत की कोशिकाएं गोलाकार, इनमें खाद्य पदार्थों का संग्रह भी किया जाता है। किसका संग्रह होता है, कमांडोज, खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह। तो ओवरऑल अपन ने किसकी बात कर ली, डाइकोट जो स्टेम होती है उसकी बात कर ली है, ठीक है ना। तो अब अपन एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, रिवाइज करेंगे, रिवाइज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये लो बात कर लेते हैं, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये पित्त वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है ना, मज्जा वाला। तो ये अपन यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे बाह्य परत बता दो, एपिडर्मिस क्या कहलाती है, सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस, ठीक है ना। और एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय रोम। क्या पाए जाते हैं एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर, बहुकोशिकीय रोम। और कुछ कुछ जगह स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, कुछ कुछ जगह क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, ठीक है ना, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, वातरंध्र यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोम है ये क्या कहलाते हैं, रोम, ये क्या कहलाते हैं, देखो वो ट्राइकोम है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइकोम हो गया, ठीक है ना। और जो रंध्र पाए जाते हैं यहाँ पर खुले हुए क्षेत्र, ठीक है ना, एपिडर्मिस के, वो क्या कहलाते हैं, लेंटिकल। क्या कहलाते हैं, लेंटिकल यानी कि वातरंध्र कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट अंदर की तरफ चलो, किसके अंदर चलो, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ चलते ही कोर्टेक्स वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो कोर्टेक्स वाले क्षेत्र का जो फर्स्ट वाला जो क्षेत्र है, जैसे ही एपिडर्मिस के अंदर चले तो यहाँ पर जो एक क्षेत्र मिलेगा, ये दिखाई दे रहा होगा, जो वो कहलाता है हाइपोडर्मिस, जो कि किसका क्षेत्र होता है, किसका क्षेत्र होता है, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स का ही होता है। फिर अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जनरल कोर्टेक्स वाला रीजन आ जाएगा, है ना, जो कि विस्तृत क्षेत्र होता है, मर्दूत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर जस्ट अंदर की तरफ चलेंगे तो जनरल कोर्टेक्स की जो लास्ट जो अंतिम स्तर था वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एंडोडर्मिस के, किसमें, एंडोडर्मिस में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिसकी कोशिकाएं ढोलकाकार है, स्टार्च कणों का संग्रह है। इसी कारण से एंडोडर्मिस की कोशिकाएं क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, स्टार्च शीत भी कहलाती है ना, कहलाती है स्टार्च शीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मंडाच्छद के नाम से भी जाना जाता है, ये री, ठीक है ना। इसके जस्ट अंदर की तरफ चलते हैं तो पेरीसाइकिल आता है, तो पेरीसाइकिल वाला रीजन आ जाता है, ठीक है ना। अब जो पेरीसाइकिल वाला जो रीजन है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। संवहन पुल के जस्ट सामने वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो पेरीसाइकिल की कोशिकाएं होंगी वो तो कैसी होंगी, दृढ़ोत्तकी प्रकार की, स्क्लेरन काइमेटस यानी कि दृढ़ोत्तकी, ठीक है ना, ये स्क्लेरन काइमेटस प्रकार की होंगी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर 2 संवहन पुल के बीच में ये वाला जो एरिया है
है, यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, मर्दूत के प्रकार की होंगी, ठीक है ना। जैसे ही हम अपन अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो सबवेंपुल की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो ये संयुक्त प्रकार का होता है, ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो क्या होता है, फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ पर फ्लोएम पाया जाता है और यहाँ पर जाइलम पाया जाता है। तो फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये देखो ये फ्लोएम कोशिकाएं हैं और फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, एधा पाई जाती है, यानी कि ये वर्दी प्रकार का क्या होता है, सबवेंपुल। और जो सबवेंपुल होता है ये क्या होता है कि कौन सी व्यवस्था में, एक वलय के रूप में पाया जाता है, संयुक्त प्रकार का सबवेंपुल है और कौन सी व्यवस्था में, वलय के रूप में उपस्थित है। दोनों सबवेंपुलों के बीच में, ठीक है ना, दोनों सबवेंपुलों के बीच में पित्तरेज नामक संरचना ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पित्तरेज, ठीक है ना। ये देखो दो सबवेंपुल है ना, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ, मर्दूतक कोशिकाओं से भरा हुआ, पित्तरेज कहलाती है। जबकि सेंटर का जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पित्त कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जाइलम की जो व्युत्पत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, एंडार्च प्रकार की, यानी कि अंदर से बनना स्टार्ट किया, बाहर की तरफ बन रहा। तो यहाँ पर तो होगा प्रोटोजाइलम और यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा मेटाजाइलम। तो ठीक है, तो ये अपन ने स्टडी किसकी कर ली है, डाइकोट स्टेम, यानी कि द्विबीजपत्री तना। और किसका था ये सूर्यमुखी का तना था। तो ये पूरी की पूरी स्टडी अपन ने कर ली है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।